हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू ग्लोबल एमसीक्यू 2.0। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आ जाइए दोस्तों और डायरेक्ट सवाल पर आते हैं बिना कुछ समझे। आइए सवाल नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा कि सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। अब दोस्तों सही नहीं है का मतलब समझिए कि गलत है। सही नहीं है अर्थात गलत पूछा है कि बताइए इनमें से कौन है ना जो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि वास्तविक विलियन। दोस्तों वास्तविक विलियन जो हमको दिखता है रियलिटी में जो होता है दोस्तों, तो वास्तविक विलियन के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं। अब हमको समझना होगा कि वास्तविक विलियन का कण क्या ये फिल्टर पेपर के आर पार होते हैं कि नहीं। दूसरा में देखिए, दूसरा में कहता है कि कोलाइड के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं। तीसरा में देखिए कहता है कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि वास्तविक विलियन जो होता है दोस्तों, वास्तविक विलियन और ये फिल्टर पेपर के आर पार इसलिए हो जाते हैं, इसका कहना सत्य है, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसका जो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, इसका जो साइज होता है दोस्तों 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से भी कम होता है दोस्तों। तो आप याद रख लीजिए कि वास्तविक विलियन के कण जो होते हैं ये फिल्टर पेपर के आर पार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसका जो साइज होता है दोस्तों वो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से भी कम होता है। रट जाइए कि वास्तविक विलियन के कण जो होते हैं वो फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं। फिल्टर पेपर के आर पार इसलिए हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि उसका जो साइज होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से भी कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो हम कहेंगे कि पहला नंबर सही है दोस्तों। दूसरा देखिए, कहता है कि कोलाइड के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य है, इसका कहना सत्य है कि कोलाइड के जो कण होते हैं दोस्तों वो फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं और इसका जो साइज होता है दोस्तों 10 के पावर -10 के पावर -7 सेंटीमीटर से दोस्तों 10 के पावर -5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर से भी कम होता है। याद रख लीजिए। तो क्या होता है कि कोलाइड के कण फिल्टर पेपर के आर पार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है दोस्तों 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन को देखिए। सी नंबर कहते हैं कि निलंबन के कण और फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं। दोस्तों निलंबन के कण जो होते हैं ये फिल्टर पेपर के आर पार नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं होते दोस्तों समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो साइज होता है दोस्तों 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है दोस्तों, बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप रट जाइए कि वास्तविक विलियन का जो कण होता है फिल्टर पेपर के आर पार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है दोस्तों 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से कम। देखिए दोस्तों आपको लगेगा ना कि ये माइनस में है -8 सेंटीमीटर, ये तो बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों ये बहुत ही छोटा हो जा रहा है। तो नेगेटिव साइन में जितना ज्यादा पावर होता है दोस्तों वो उतना ही कम होता है। तो वास्तविक विलियन फिल्टर पेपर के आर पार इसलिए होते हैं क्योंकि इसका साइज 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से कम होता है। और दोस्तों कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से इसलिए आर पार हो जाते हैं क्योंकि इसका साइज 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। और निलंबन के कण फिल्टर पेपर के आर पार नहीं होते हैं दोस्तों, ये आर पार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसका साइज होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है दोस्तों, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 इस तरह से होता है, इसलिए ये फिल्टर पेपर के आर पार नहीं होते दोस्तों। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आ जाइए नेक्स्ट सवाल की ओर। आ जाइए दोस्तों, 2 नंबर दोस्तों आ जाइए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब 2 नंबर सवाल यह है कि पूछा है कि बताइए कि कौन सा जो कथन है दोस्तों, जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है, यानी गलत ये खुद कह दिया है। इसमें यह नहीं बोला है कि कौन सा सही नहीं है, तब हम करते थे कि अर्थात गलत है। यह खुद कह रहा है कि बताइए कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि समस्थानिकों के परमाणु संख्या। दोस्तों सम का मतलब बराबर और स्थानिक का मतलब स्थान में, यानी कि वैसी परमाणु संख्या जो स्थान में बराबर है, वैसी परमाणु संख्या जो स्थान में बराबर है उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि कार्बन है दोस्तों, एक होता है 6C12, एक होता है दोस्तों 6C14। तो हम कहेंगे कि यह एक समस्थानिक है क्योंकि इसके सम मतलब बराबर, स्थान का मतलब समान, दोनों समान स्थान पर है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक समस्थानिक है। कार्बन 6C12, कार्बन 6C14 दोस्तों यह एक समस्थानिक है। यह क्या है? समस्थानिक है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटॉप्स। तो यह क्या है दोस्तों? समस्थानिक है। तो आइए पढ़ते हैं। कहता है कि समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। यह सत्य है, ये सत्य है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए कि 6C12 है और यहां पर देखिए कि 6C14 है, यानी कि 12 है और 14 है, दोनों डिफरेंस है। यानी हम कहेंगे कि द्रव्यमान अलग अलग है, द्रव्यमान अलग है, लेकिन दोस्तों परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है दोस्तों। क्या है? समान है। तो आ जाइए, पहला नंबर सत्य है। दूसरा
दोस्तों दूसरा कहता है कि समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। समस्थानिकों के भौतिक गुण ये भिन्न भिन्न होते हैं और भौतिक गुण भिन्न भिन्न नहीं होते हैं दोस्तों, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो रट जाइए कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ना कि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन संतुष्टि के लिए सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। आ जाइए, कहता है कि समस्थानिकों के नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि समस्थानिकों के जो नाभिकीय गुण होते हैं दोस्तों, जो नाभिक में यानी हम कहेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, ये सबका अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा दोस्तों? क्योंकि प्रोटॉन तो समान होगा, प्रोटॉन समान होगा, इलेक्ट्रॉन समान होगा, लेकिन दोस्तों जब हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाएंगे दोस्तों, तो जो न्यूट्रॉन की संख्या आएगा अलग अलग आएगा दोस्तों। ये सत्य है। डी नंबर कहते हैं कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है संभारी कहलाते हैं। सत्य है दोस्तों, सत्य है। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए दोस्तों 3 नंबर सवाल। 3 नंबर दोस्तों, इस तरह के सवाल में आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा। आ जाइए दोस्तों 3 नंबर, पीतल। दोस्तों क्या है पीतल? बहुत से लोग देखे होंगे पीतल और कांसा। दोस्तों कहता है कि पीतल और कांसा दोनों ही ताम्र युक्त मिश्र धातु है। मतलब इसका कहना है कि पीतल में भी तांबा है, पीतल में भी तांबा है, कांसा में भी तांबा है। इसीलिए कहता है कि दोनों ताम्र मिश्र धातु है, मतलब दोनों में तांबा का मिश्र धातु मिला हुआ है दोस्तों। आगे कहता है लेकिन दोस्तों, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है। अब कहता है कि दोनों में तो तांबा है, कहता है कि पीतल और कांसा दोनों में तांबा है, लेकिन कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न क्यों है? तो समझ लीजिए दोस्तों, पीतल किसे कहते हैं और कांसा किसे कहते हैं, क्लियर कर देते हैं। आ जाइए, देखिए सबसे पहली बात समझिए पीतल। दोस्तों पीतल जो होता है ये बनता कैसे है? तो पीतल जो होता है दोस्तों, ये जिंक और जो है जिंक, इसे याद रख लीजिए दोस्तों, इसे आप रट जाइए कि पीतल जो होता है दोस्तों, ये जिंक, ये कॉपर और जिंक से बनता है दोस्तों। कॉपर और जिंक से बनता है। कॉपर और किससे बनता है? जिंक से बनता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कॉपर होता है दोस्तों, जो ताम्र युक्त कह रहा है, इसमें कॉपर होता है जाकर के 70%। कितना होता है? 70%। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें जिंक कितना होता है दोस्तों। इसमें जिंक होता है 30%। जब हम 70% कॉपर, 70% कॉपर और 30% जिंक मिलाते हैं दोस्तों, तब पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। यानी कि 70% कॉपर, 70% कॉपर और जो है कि 30% जिंक मिलाते हैं दोस्तों, क्या बन जाता है दोस्तों? पीतल बन जाता है, पीतल बन जाता है। रट जाइए। अब आइए दूसरा कहते हैं कांसा। तो आइए यहां पर लिख देते हैं, जगह नहीं है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। आ जाइए कांसा, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों कांसा कैसे बनता है तो समझिए। कांसा जो बनता है दोस्तों, इसमें कांसा में कॉपर होता है और टीन होता है दोस्तों। कॉपर और टीन होता है, यानी हम कॉपर और टीन को मिलाते हैं ना, तब कांसा बनता है। अब कितना कितना मिलाएंगे तब कांसा बनेगा। ज्यादा मिला दीजिए, कुछ कम मिला दीजिएगा, कांसा नहीं बनेगा दोस्तों। आ जाइए, तो इसमें क्या करते हैं ना कि 90% हम मिलाते हैं कॉपर को, 90% कॉपर और टीन को मिलाते हैं दोस्तों, 90% कॉपर और टीन मिलाते हैं 10%, तब जाकर के हमारा बनकर तैयार होता है कांसा। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप पीतल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कांसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं दोस्तों, इसकी मदद से। तो आइए आगे सवाल को पढ़ते हैं फिर से। कहता है कि पीतल और कांसा दोनों ही ताम्र युक्त मिश्र धातु है। हाँ सत्य है। कहता है लेकिन उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इन दोनों में रासायनिक संरचना में अंतर किस रूप में है। ध्यान दीजिएगा कि पीतल और कांसा दोनों ही ताम्र युक्त मिश्र धातु है, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है दोस्तों। इसे रट जाइए। तो ध्यान दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसे पहले समझ लीजिए दोस्तों। पहला है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है। हाँ सत्य है दोस्तों, सत्य है। दूसरा कहता है कि पीतल में क्रोमियम और कांसे में निकेल का अतिरिक्त अंश होता है। गलत गलत दोस्तों। सी नंबर कि पीतल में निकेल और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है, यह भी गलत है दोस्तों। डी नंबर कहता है कि पीतल में लोहा और कांसे में निकल का अतिरिक्त अंश होता है दोस्तों, ये तो गलत है। ये तो आप भी छाट सकते हैं दोस्तों, आप भी इसे काट सकते हैं। तो आप याद रख लीजिए कि पीतल और कांसा दोनों ही ताम्र युक्त मिश्र धातु है। पीतल बनता है कॉपर जिंक को मिला करके, कांसा बनता है कॉपर और टीन को मिला करके। अब कितना कितना मिलाते हैं ये आपको बता दीजिए, ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, बता दिए हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए दोस्तों 4 नंबर सवाल, और 4 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। आ जाइए दोस्तों 4 नंबर सवाल की ओर, और देखिए कि 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ध्यान से दोस्तों आ जाइए। काला जार, दोस्तों काला जार का रोग। अब काला जार का रोग कारक प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनो भेनी किसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है?
अब सबसे पहले आप यही याद कर लीजिए ना कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों। आप रट जाइए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है पे काम सोप। पे काम सोप, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं दोस्तों, पे काम सोप यह है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, पे काम सोप। पे काम सोप तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों पे काम सोप। पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सिफिलिस और दोस्तों पसे पाइया है। तो आप रट जाइए। सवाल यहां पूछा है कि कालाजार दोस्तों, कालाजार का रोग कारक प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी, लिस्मेनिया डोनोवेनी किसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है दोस्तों। आप इसे रट जाइए कि कालाजार का जो रोग कारक प्रोटोजोआ होता है ना, ये क्या करता है ना कि समद्विखंडन द्वारा दोस्तों अलैंगिक प्रजनन करता है, समद्विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। तो कालाजार का रोग कारक प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवेनी किसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है दोस्तों, वो समद्विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। रट जाइए इसे। आ जाइए 5 नंबर सवाल दोस्तों, आ जाइए 5 नंबर पर और ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, वीडियो को शेयर करेंगे और दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह का लग रहा है दोस्तों। आ जाइए 5 नंबर सवाल। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं। अब दोस्तों पौधे जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अब कहां से प्राप्त करते हैं इसको समझ लीजिए। तो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं मिट्टी से। किससे दोस्तों, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो ये तो पहला आप समझ गए कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो इसे आप समझते हैं। इसे समझना है कि नाइट्रोजन जो है कि पौधे जो नाइट्रोजन का प्राप्ति करते हैं दोस्तों, ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में दोस्तों, नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लीजिए NO3 दोस्तों, NO3। तो पौधे जो है कि नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, NO3 के रूप में। आ जाइए दोस्तों, फिलहाल इतना ही। बाकी जो है कि यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों, जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, अमोनिया है, NH3 है, नाइट्राइड है। इन सभी के लिए अलग से सवाल को लॉन्च करेंगे। फिलहाल इतना ही। अगला सवाल आ जाइए 6 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। आ जाइए विचार करते हैं मिल करके। कहता है ना कि आवर्त सारणी के। अब आप कहेंगे कि आवर्त सारणी क्या है दोस्तों, समझ लीजिए पीरियडिक टेबल। यहां पे समझिए, इसे बोलते हैं वर्ग दोस्तों, इसे वर्ग कहते हैं और इसे आवर्त कहते हैं दोस्तों। पीरियडिक टेबल में 7 आवर्त हैं और वर्ग 18, 7 आवर्त हैं और वर्ग 18 है दोस्तों। वर्ग 18 7 आवर्त है और कुल 118 तत्व हैं, याद रख लीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ना कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जब आप आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के एलिमेंट को देखेंगे, हम बहुत बार बता चुके हैं, आपको बहुत बार बता चुके हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्षार धातु कहा जाता है दोस्तों, क्षार धातु कहा जाता है। रट लीजिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। दोस्तों ये जो है ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, ये सब जो है दोस्तों, ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट है और ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहा जाता है। ये सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आप ग्रुप 1 के एलिमेंट को देखेंगे, पहला लिथियम, उसके बाद सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, इस तरह से मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो पहला कथन सत्य है। पहला क्या है, सत्य है दोस्तों। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है ना कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षारीय मृदा धातु होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है कि आवर्त सारणी के, हमने पहले ही बता दिया। पहला स्टेटमेंट कहा कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो क्षार धातु होता है, लेकिन दूसरा नंबर स्टेटमेंट कहता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है ये क्षारीय मृदा धातु होता है। नहीं दोस्तों, ग्रुप 2 के एलिमेंट को दोस्तों यहां पर आप लिख लीजिए कि ग्रुप 2 के एलिमेंट को जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहा जाता है। तो 2 नंबर क्या है दोस्तों, गलत है। 2 नंबर गलत है। आ जाइए 3 नंबर की ओर। और 3 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हैलोजन तत्व होते हैं। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हैलोजन तत्व नहीं दोस्तों, बल्कि अकीर्य गैस होते हैं दोस्तों, अकीर्य गैस होता है, हैलोजन तत्व नहीं होता है। यह गलत है। यह क्या है दोस्तों, गलत है। 4 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है अकीर्य गैस होता है। ये सत्य है दोस्तों, ये सत्य है। आपको अगर ये चीज नहीं दिख रहा है ना, आप सुन लीजिए, जहां पर लिखा हुआ है अकीर्य गैस होते हैं दोस्तों, अकीर्य गैस होते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, हम कहेंगे कि 1 नंबर और 4 नंबर सही है। लेकिन देखते हैं कि सवाल पूछा क्या है। कहता है ना कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, यानी गलत पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, बहुत से लोग ऊपर विचार कर लेंगे। अच्छा, निम्न कथनों पर विचार करना है ना, विचार कर लिए, सही जो वाला है ना 1 4 मार देगा, 1 और 4 आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उपर्युक्त में से चुनना है कौन सा कथन गलत है। 2 और 3 गलत है दोस्तों। आ जाइए, इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों।
आ जाइए बढ़ते हैं अगला सवाल 7 नंबर। 7 नंबर दोस्तों, इस तरह के सवाल से जो लंबे लंबा स्टेटमेंट होता है ना दोस्तों, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लगता है ना बहुत भारी होगा दोस्तों, बहुत इजी होता है। आप इस तरह के सवाल से अब डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आ जाइए 7 नंबर सवाल दोस्तों, बहुत विधि बता चुके हैं और यहां पर जो विधि है दोस्तों कहता है कि ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि। अब दोस्तों ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है? समझ लीजिए दोस्तों, ओस्टवाल विधि की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है? अब हमको समझना है कि आखिर ओस्टवाल विधि क्या है, आखिर बर्कलैंड आइड विधि क्या है और इसके द्वारा महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है दोस्तों। और वो है दोस्तों जिसका जो है कि निर्माण किया जाता है वो है नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों यहां पे गलत लिखा गया है, आप लिख लीजिएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल। तो ध्यान दीजिए कि ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि, अब इसमें कोई कांसेप्ट समझना ही नहीं है दोस्तों। अगर मैं बहुत ज्यादा इसका कांसेप्ट बता दूं, आप ना कांसेप्ट याद रखेंगे और ना इसका ये याद कर पाएंगे, तो आप डायरेक्ट रट जाइए ना कि ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि द्वारा जो है कि जो निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों, जो रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है वह है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल रट जाइए, 4 से 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल। अब हम बात करते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों, यह है संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, ये तो याद करने में आसान है। सल्फ्यूरिक अम्ल और संपर्क विधि, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि। बात करते हैं दोस्तों आगे, कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पे बाइकार्बोनेट गलत लिखा है दोस्तों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों, तो अमोनिया सोडा विधि, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण अमोनिया सोडा विधि दोस्तों। लेकिन आप बताइए, हम आपको बता चुके हैं कि अमोनिया का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों हैबर विधि, क्लोरीन का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों, क्लोरीन का निर्माण किया जाता है दोस्तों डिकन प्रोसेस। हम आपको बता चुके हैं दोस्तों गंधक अर्थात सल्फर का निर्माण किया जाता है दोस्तों, सल्फर का निर्माण किया जाता है, गंधक का निर्माण किया जाता है दोस्तों, यह है फ्राश विधि दोस्तों, फ्राश प्रोसेस। तो इतने सारे हम बता चुके हैं, लेकिन बात रहा दोस्तों इस्पात का, तो इस्पात किससे बनता है दोस्तों? इसके लिए जो है कि हम सवाल को लॉन्च करेंगे। फिलहाल इतना ही याद रखिए कि ओस्टवाल विधि तथा बर्कलैंड आइड विधि का जो महत्वपूर्ण जो रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है दोस्तों, वो निर्माण होता है नाइट्रिक अम्ल। आ जाइए दोस्तों 8 नंबर सवाल और देखते हैं 8 नंबर सवाल आखिर क्या कहता है दोस्तों। अब ध्यान से देखेंगे, आ जाइए 8 नंबर दोस्तों बने रहेंगे इसी तरह से। कहता है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, मतलब गलत है। आप इसे भी समझिए अच्छे तरीके से, कोशिश करेंगे दोस्तों सब समझ में आ जाएगा। सवाल थोड़ा हार्ड है और लेकिन आप मैनेज कीजिए, क्योंकि इसी तरह से अब एग्जामिनर सवाल पूछने वाला है। आप इस तरह का एग्जाम करेंगे, आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं। आप बीपीएससी जो है कि ट्री यानी कि बीपीएससी जो टीचर का है दोस्तों, जो 6 to 8 में पूछे जाने वाले सवाल, आप इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आ जाइए बिहार पुलिस का भी इससे बना सकते हैं, बिहार दरोगा के लिए भी है दोस्तों। आ जाइए, कहता है ना कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, मतलब गलत है। तो देखिए कहता है कि मेसॉन की खोज युकावा, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, मेसॉन की खोज युकावा। हम इस तरह के सवाल नहीं लाते हैं कि सवाल में रहेगा ना कि बताइए कि मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने। मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। इस तरह के सवाल नहीं दोस्तों। अब हम इस तरह के सवाल लाते हैं कि अगर आप एक सवाल को समझेंगे ना, हमारा एक सवाल को समझेंगे दोस्तों, आप 5 से 6 सवाल समझ जाएंगे। आप मेरा 20 सवाल करेंगे ना दोस्तों, आप 100 क्वेश्चन जान सकते हैं। आ जाइए, तो पहला जो कह रहा है दोस्तों कि मेसॉन की खोज युकावा ने किया था, बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि मेसॉन की खोज युकावा ने किया था, यह सत्य है। दूसरा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, हाँ ये सत्य है कि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने, मेसॉन की खोज युकावा ने। आप रट जाइए, हम जिस तरह से बोल रहे हैं दोस्तों आप भी बोलिए, आपको भी याद होगा। देखिए हम भी बता रहे हैं ना, हम भी याद करके ही बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो याद रख लीजिए कि मेसॉन की खोज किसने किया? युकावा ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन। मेसॉन युकावा पॉजिट्रॉन एंडरसन। इस तरह से बोलेंगे ना, याद हो जाएगा। आ जाइए, कहता है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रासमान ने। आप एक चीज बताइए यहां से दोस्तों, आपसे सवाल है कि स्ट्रासमान जो था ना, ये जो है कि नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन का सर्वप्रथम जो है कि प्रक्षेपण किया था। तो ये दोस्तों, ये जो है कि नाभिकीय विखंडन दोस्तों, तो स्ट्रासमान और एक और हम बताए थे जिसका नाम था प्रिट्जले। कौन था दोस्तों? प्रिट्जले। तो ये दोनों जो थे ना, ये नाभिकीय विखंडन। तो आ जाइए, तो सी नंबर जो कह रहा है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रासमान, ये सत्य है। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रासमान सत्य है दोस्तों, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। आइए डी को चेक करते हैं।
कहता है ना कि ट्रांस यूरेनियम तत्व, देखिए ट्रांस का मतलब होता है ना कि हिल जाना, इस तरफ से उस तरफ चले जाना। जैसे हम क्या करते हैं ना कि रेलवे लाइन को जब क्रॉस करते हैं या रोड को क्रॉस करते हैं तो हम ट्रांस कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ट्रांस रेल मार्ग, उसे हम कहते हैं कि ट्रांस हाईवे। ट्रांस यानी हमने हाईवे को हिल गया है, पार कर गए हैं दोस्तों। तो ट्रांस का मतलब पार हो जाना, ट्रांस का मतलब पार हो जाना। यहां कह रहा है ना कि ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये गलत है दोस्तों। ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण निर्माण दोस्तों ये एनरिको फर्मी ने नहीं किया था दोस्तों, बल्कि एनरिको फर्मी ने किसका निर्माण किया था इसका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और फिलहाल इतना ही, इसके लिए हम अलग से सवाल को लॉन्च करेंगे। आज ये दोस्तों 9 नंबर सवाल, तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज ये दोस्तों 9 नंबर क्या कहता है 9 नंबर कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। पहला कि एक कोशिकीय जीव दिया है और दूसरा प्रचलन अंगक है दोस्तों। कहता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव है। युगलिना ये भी एक कोशिकीय जीव है। यानी हम कहेंगे कि अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना ये यूनिसेलुलर है। कैसे हैं दोस्तों? यूनिसेलुलर। कैसे हैं? यूनिसेलुलर। तो हम कहेंगे कि एक कोशिकीय जीव अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, युगलिना एक कोशिकीय जीव है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें हाइड्रा की दोस्तों, तो हाइड्रा जो है यह मल्टी सेलुलर है दोस्तों। कैसा है? मल्टी सेलुलर है, यानी बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, युगलिना एक कोशिकीय जीव है। आइए सवाल को समझते हैं। तो कहता है ना कि अमीबा का प्रचलन अंगक पादप कुटपाद है। तो अमीबा का प्रचलन अंगक दोस्तों पादप कुटपाद है, यह सत्य है। ये सत्य है दोस्तों। आप रट जाइए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, और इसका प्रचलन अंगक जो है दोस्तों वो पादप अर्थात कुटपाद है, ये सत्य है। बी 2 नंबर कहता है पैरामीशियम फ्लैजिला, पैरामीशियम का प्रचलन अंगक फ्लैजिला है, यह गलत है दोस्तों। पैरामीशियम का याद रख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि पैरामीशियम का प्रचलन अंगक जो है दोस्तों वो सीलिया है। कौन सा है? सीलिया है। तो पैरामीशियम का प्रचलन अंगक जो है दोस्तों वो सीलिया है। और बात करते हैं युगलिना की, तो युगलिना का प्रचलन अंगक दोस्तों फ्लैजिला है, यह भी गलत है। युगलिना का क्या हो जाएगा? फ्लैजिला। युगलिना का क्या होगा? फ्लैजिला। आप लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए। इस तरह के सवाल आए ना दोस्तों, इसमें स्टार मारिए, स्टार लगाइए यहां पर स्टार दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका प्रचलन अंगक पादप अर्थात कुटपाद है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, लेकिन दोस्तों इसका प्रचलन अंगक फ्लैजिला नहीं, इसका सीलिया है। युगलिना एक कोशिकीय जीव है, लेकिन दोस्तों इसका प्रचलन अंगक सीलिया नहीं, फ्लैजिला है। और डी नंबर 4 नंबर कहता है दोस्तों हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है दोस्तों, और इसका स्पर्शक है, यह सत्य है, यह सत्य है। तो कहता है कि सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिए कि 2 और 3 सुमेलित नहीं है, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कि 2 और 3 जो है कि सुमेलित नहीं है, 1 और 4 सुमेलित है। आ जाइए दोस्तों 10 नंबर सवाल ध्यान दीजिए दोस्तों, 10 नंबर आ जाइए। 10 नंबर क्या कहता है देख लीजिए। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हो? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरह के जब सवाल आए ना तो आप जो है ना कि ज्यादातर अगर कोशिश करेंगे कि समझें कि आखिर ये क्या कह रहा है, उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट रट जाइए। कहता है ना कि किसी माध्यम में, अब किसी माध्यम में दोस्तों जैसे जल एक माध्यम है, निर्वात एक माध्यम है दोस्तों, तो ये सभी माध्यम है। निर्वात क्या है? माध्यम है। तो कहता है ना कि किसी भी माध्यम में, अब चलिए किसी भी माध्यम में चल जाते हैं, किसी तरंग के कंपित कण, दोस्तों तरंग के जो कंपित कण है दोस्तों, कहता है ना कि कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन, माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोस्तों तरंग का आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन, इसके बीच को, इसी को कहते हैं दोस्तों तरंग का आयाम कहते हैं, तरंग का आयाम कहते हैं। तो यहाँ पे याद रख लीजिए कि किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोस्तों तरंग का आयाम कहते हैं। रट जाइए। आ जाइए दोस्तों 11 नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा एक मादा हार्मोन नहीं है? अब दोस्तों आप बताइए कि अगर यह सवाल पूछा है कि मादा हार्मोन नहीं है, मतलब समझना है कि बताइए कौन है जो पुरुष हार्मोन है, कौन है जो पुरुष हार्मोन है। तो हम सिंपल देख लेते हैं कि इसमें पुरुष हार्मोन कौन सा है। देखिए दोस्तों, पहला कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन ये जो है कि मादा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये मादा हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन, ध्यान दीजिए दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन, देखिए रिलैक्सिन हार्मोन ये क्या है
ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप समझिए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, देखिए दोस्तों ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है यह एक मादा हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यह एक मादा हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है यह एक चिकनापन जैसा पदार्थ होता है रिलैक्सिन, और ये जो है ना दोस्तों कि जब मां के पेट में, मां के गर्भ में जब बच्चा होता है दोस्तों यानी भ्रूण होता है, तो उसके अगल बगल में जो होता है ना दोस्तों ये रिलैक्सिन हार्मोन बन रहा होता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन बन रहा होता है। यानी कि अगर रिलैक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा है तो बहुत ही बेहतर है दोस्तों, बहुत ही बेहतर है। और इसके लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो सवाल को लॉन्च करेंगे कि क्यों बेहतर है, फिलहाल इतना ही समझिए। आ जाइए 3 नंबर कहता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि पुरुष में क्या होता है दोस्तों, टेस्टिस होता है, और उस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। तो हम कहेंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो है यह एक हार्मोन, ऐसा हार्मोन है जो कि मादा हार्मोन ना होकर के यह पुरुष हार्मोन है। यह कैसा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन है। डी नंबर दोस्तों कहता है एस्ट्रोजेन। दोस्तों एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन जो है दोस्तों यह मादा हार्मोन है, लेकिन दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है यह पुरुष हार्मोन है। आ जाइए दोस्तों 12 नंबर सवाल। 12 नंबर दोस्तों, सेबियस ग्रंथियां पाई जाती है। अब दोस्तों सेबियस ग्रंथि, ध्यान दीजिए कि जब हम रात में सो रहे होते हैं ना, या दिन में ही आप सो जाते हैं, तो आप उठते हैं ना तो आपके नाक के ऊपर देखते होंगे ना कि जो है ना कि चिकनापन पदार्थ क्या निकल गया है, तैलीय पदार्थ निकल जाता है। अब रात में सोते हैं ना तो आंख में किच्ची आ जाता है, वो कहां से आता है, वो किस ग्लैंड से आता है, नाक पर जो होता है कि जो चिकनापन पदार्थ वो कहां से आ जाता है, इसको समझिए। तो ये जो सवाल है ना दोस्तों वही सबसे रिलेटेड है, सेबियस ग्रंथियां। दोस्तों सेबिकस ग्लैंड जो है दोस्तों, सेबियस ग्रंथियां जो है ना ये मानव के, ये स्तनधारियों के त्वचा के डर्मिस, दोस्तों त्वचा के 3 लेयर, एक डर्मिस, एपिडर्मिस और जो कि एक मध्य वाला भाग होता है दोस्तों। तो आप याद रखिए कि स्तनियों के यानी स्तनधारियों के जो कि डर्मिस भाग से, स्तनधारियों के त्वचा के डर्मिस भाग से सेबकस ग्लैंड निकलता है दोस्तों। सेबकस ग्लैंड सबसे ऊपरी भाग को एपिडर्मिस, सबसे आंतरिक भाग को डर्मिस कहते हैं दोस्तों, डर्मिस कहते हैं, रट जाइए। तो सेबकस ग्लैंड अर्थात सेबियस ग्रंथियां जो पाई जाती हैं वो स्तनधारियों के त्वचा के डर्मिस में दोस्तों, ये त्वचा का ही भाग है। आ जाइए 13 नंबर दोस्तों, और ध्यान दीजिए 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कहता है ना कि किस धातु के निष्कर्षण में, मतलब वह कौन सा धातु है जिसको निकालने के लिए ना कोक का इस्तेमाल किया जाता है। आप रट लीजिए। और देखिए ये सवाल जो है ना दोस्तों एकदम देखने में लगेगा इजी है, हम बना देंगे, लेकिन जब सवाल को पढ़ेगा ना लगेगा कि ये कह क्या रहा है, आखिर कोक का इस्तेमाल किसके निष्कर्षण में किया जाता है। तो आप स्टार मार लीजिए, कहेंगे कि आयरन। दोस्तों लोहा को जो है कि निकालने के लिए दोस्तों निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। तो लोहा धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है, रट लीजिए। आज दोस्तों 14 नंबर सवाल, ध्यान देंगे दोस्तों 14 नंबर, मधुमक्खी। अब दोस्तों समझिए, कहता है ना कि मधुमक्खी के एक छत्ते में, अब दोस्तों यहां पर मान लीजिए कि यह मधुमक्खी का छत्ता है। अब ये कहता है ना कि मधुमक्खी के छत्ते में कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी का कार्य क्या नहीं है, मतलब है इसमें से कुछ मधुमक्खी, ध्यान दीजिए सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन से मधुमक्खी होते हैं इसको समझ लीजिए दोस्तों। मधुमक्खी के छत्ते में एक तो रानी मधुमक्खी होती है, पहला रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। तो एक होता है दोस्तों रानी मधुमक्खी जिसकी संख्या 1 होती है। तो अगर एक जगह देखेंगे ना कि यह मधुमक्खी के छत्ता है, तो मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होगी। आइए दोस्तों हम ऑप्शन को पढ़कर समझते हैं। पहला कहता है ना दोस्तों कि छत्ते की सफाई एवं सुरक्षा जो है कि सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। हाँ ये सत्य है दोस्तों। आप देखेंगे ना कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी और 4 से 5 दोस्तों 4 से 5 होता है ना, कौन सा? ड्रोन मधुमक्खी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रानी मधुमक्खी 1 और 4 से 5 ड्रोन मधुमक्खी। अब ध्यान दीजिए कि रानी मधुमक्खी जो होती है दोस्तों वो 1 होती है, लेकिन ये फीमेल होती है। कैसी होती है? फीमेल होती है दोस्तों, नाम से ये स्पष्ट है, रानी। दूसरा समझिए, दूसरा में इसमें जो मधुमक्खी होता है दोस्तों वो होता है ड्रोन मधुमक्खी। क्या होता है? ड्रोन। अभी देखते होंगे कि ड्रोन चला हुआ है दोस्तों, जो कि चाइनीज है, जो कि इंडिया में अभी नहीं बना है। और ड्रोन जो दोस्तों बहुत ज्यादा जो है कि वीडियोज बनाने में बहुत मदद करता है दोस्तों। तो समझिए एक ड्रोन मधुमक्खी भी है, एक ड्रोन मधुमक्खी भी है, जो कि इसकी संख्या दोस्तों 4 से 5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 से 5 होता है। और ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यानी हम कहेंगे कि ड्रोन मधुमक्खी मेल फीमेल, यानी कि 4 से 5 में से मान लीजिए कि 2 मेल है और 3 फीमेल है, या मान लीजिए कि 4 मेल है 1 फीमेल है, यानी कि ये
ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन रानी मधुमक्खी दोस्तों केवल और केवल फीमेल होती है। अब देखिए तीसरा समझिए, तीसरा इसमें जो मधुमक्खी होती है दोस्तों वो होता है सेवक मधुमक्खी या उसी को कहते हैं कार्यकर्ता मधुमक्खी। तीसरा होता है सेवक मधुमक्खी या उसी को कहते हैं कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो आप समझ गए कि मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी कौन कौन सी मधुमक्खी होती है। पहला रानी मधुमक्खी संख्या 1 और जो है कि जेंडर फीमेल। दूसरा जो होता है ड्रोन मधुमक्खी संख्या 4 से 5, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। और तीसरा है दोस्तों सेवक या इसी को कहते हैं कार्यकर्ता मधुमक्खी, इसी को कहते हैं कार्यकर्ता मधुमक्खी या इसी को सेवक मधुमक्खी कहते हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में यही होता है दोस्तों। आइए अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला दोस्तों कहता है कि छत्ते की सफाई एवं सुरक्षा, छत्ते की सफाई यानी मधुमक्खी के छत्ते में साफ सफाई करना है, सुरक्षा उसको रखना है कि बाहर से उस पर कोई दिक्कत ना हो। अगर बहुत से लोग देखते होंगे ईंट मार करके भाग जाते हैं दोस्तों, तो वो जो बचाता है ना वो सेवक मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी, क्योंकि रानी मधुमक्खी तो अंदर होती है दोस्तों। आ जाइए बी नंबर। तो पहला सत्य है दोस्तों, बी नंबर कहते हैं कि बढ़ते लार्वा को भोजन कराना। हाँ दोस्तों, जो छोटे छोटे मधुमक्खी के बच्चे होते हैं दोस्तों उसे लार्वा कहा जाता है, उसे लार्वा कहा जाता है दोस्तों। और लार्वा को भोजन कराने का काम सेवक मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी का ही होता है। यानी हम कहेंगे कि बी नंबर भी सत्य है दोस्तों, बी नंबर भी सत्य है। आइए सी नंबर कहते हैं कि रानी मधुमक्खी को निषेचित करना। दोस्तों रानी मधुमक्खी को निषेचित जो है ये सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी नहीं करता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि क्रॉस जो होता है दोस्तों, प्रजनन जो होता है ये रानी मधुमक्खी के साथ सेवक मधुमक्खी नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि इसके साथ प्रजनन, इसके साथ जो है फर्टिलाइजेशन, इसके साथ निषेचन है जो दोस्तों कौन करता है वो ड्रोन मधुमक्खी करता है दोस्तों, ड्रोन मधुमक्खी। तो आप रट लीजिए कि रानी मधुमक्खी के साथ जो फर्टिलाइजेशन करता है, जो निषेचन करता है दोस्तों ताकि आगे बच्चे का निर्माण हो सके, वो करता है ड्रोन मधुमक्खी। कौन सी मधुमक्खी दोस्तों? ड्रोन मधुमक्खी। तो फिलहाल इतना ही समझिए। और डी नंबर देखिए, कहता है कि फूलों से परागकण तथा मकरंद एकत्र करना। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है कि फूल जब होता है और जैसे सूरजमुखी का फूल है, गुलाब का फूल है, इन सभी फूलों में से जाकर जो है कि रस को चूस कर लाना, ये जो है कि रानी मधुमक्खी का काम नहीं है, ये ड्रोन मधुमक्खी का काम नहीं है दोस्तों, ये कार्यकर्ता मधुमक्खी करते हैं और ये जो है कि सेवक मधुमक्खी करते हैं। अर्थात यदि आप किसी भी फूल पर मधुमक्खी को देखेंगे दोस्तों, वो रानी मधुमक्खी नहीं, वो ड्रोन मधुमक्खी नहीं, वो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी होते हैं दोस्तों। तो आप बताइए इसका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रानी मधुमक्खी को निषेचित करना ये सेवक या कार्यकर्ता मधुमक्खी का काम नहीं है दोस्तों। आज ये फिलहाल इतना ही। 16 नंबर सवाल दोस्तों, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मधुमक्खी के बारे में। आ जाइए 16 नंबर दोस्तों, आइए निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 16 नंबर जो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है ना जो जीवाणु के कारण नहीं होता है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको पूरा याद करा देते हैं कि यानी कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला, जीवाणु द्वारा होने वाला कुल कितने रोग हैं। आप लिख लीजिए, ट्रिक लिखेंगे, डीप सिटी का कुटनी है दोस्तों, डीप सिटी का कुटनी है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटेनस, क से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड और नी से निमोनिया और ह से हैजा। अब देखिए दोस्तों, इतना जो हम बताएं ना, अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। आप इसे लिख लीजिए। देखिए मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे पहले लिखना है डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटेनस, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड दोस्तों, निमोनिया, हैजा। ये क्या है दोस्तों? हैजा। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा? तो ध्यान दीजिए कि निमोनिया है, हैजा है, टाइफाइड है, लेकिन दोस्तों जीवाणु द्वारा होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है दोस्तों। ये जो है कि किसके द्वारा होने वाला रोग है, इसका आप आंसर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। देखिए इसे हम बता सकते हैं, लेकिन आपसे ये सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बता सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा जो होता है दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कवक द्वारा होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। आप कमेंट करके बताएंगे। आज ये दोस्तों 17 नंबर सवाल दोस्तों, 17 नंबर, और अब हम लोग अंत के करीब हैं दोस्तों। आ जाइए 17 नंबर कहता है ना कि किसी वस्तु को, दोस्तों न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि न्यूमेरिकल से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर 1 या 2 सवाल देता है दोस्तों और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल देता है, इसलिए मैं हार्ड न्यूमेरिकल करा दूंगा ना, तो आप आसान कर लीजिएगा। कहता है ना कि किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंक दीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं ना तो गुरुत्वीय त्वरण G+ होता है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना दोस्तों तो गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव हो जाता है दोस्तों। तो कहता है ना कि ऊपर फेंकने पर और 20 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है। क्या करता है? महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है, और वस्तु को किस वेग से फेंका गया है ये बताना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान। आपको पढ़कर लग रहा होगा ना कि इतना बड़ा स्टेटमेंट है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बनेगा कैसे। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा दोस्तों। ये 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंका है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिए कि यहां से हमने कितना फेंका? 20 मीटर की ऊंचाई तक दोस्तों। अब हमने ऊपर की ओर फेंक दिया तो हम कहेंगे कि यहां से कि हाइट बराबर 20 मीटर, हाइट बराबर दोस्तों 20 मीटर। अब कहते हैं ना कि जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू
कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहां हम जी माइनस लेंगे दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों हमको बताना है ना कि जिस पत्थर को हम फेंके हैं ना, जिस वस्तु को हम फेंके हैं ना, वो वस्तु कितना की स्पीड से ऊपर गया है, इसे फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहां पर लगाएंगे प्लस 2gh होता है, लेकिन ऑलरेडी हम जानते हैं दोस्तों कि किसी वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका है, इसलिए जी निगेटिव होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान निगेटिव होगा दोस्तों। आज ये वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए दोस्तों बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यू स्क्वायर की वैल्यू बताइए कि हम जो इसके कितना की स्पीड से इसे फेंके हैं, ये तो पता है दोस्तों, तो 20 मीटर की ऊंचाई तक गया है। कहेंगे कि इसे जब हम फेंकने से पहले यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी दोस्तों, क्या थी, तो 0 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू जी। अब देखिए दोस्तों जी का वैल्यू कितना है 10, और दोस्तों एच के वैल्यू कितना है 20 दोस्तों। अब 10 दूना का 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 400 आएगा। तो ध्यान दीजिए कि वी स्क्वायर बराबर 400 दोस्तों, तो वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400, यानी कि इसका रूट निकालेंगे 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब किसी वस्तु को हमने सीधे ऊपर की ओर फेंका है और वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु को जो है कि हमने किस वेग से फेंका था, वो वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके थे दोस्तों। आ जाइए अगला सवाल, आ जाइए दोस्तों, तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आ जाइए दोस्तों 17 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों आप लोग। आ जाइए, विसरण की क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह होता है। अब समझिए दोस्तों, ये जो कह रहा है ना कि विसरण की क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है ना कि उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। अब ध्यान दीजिए, कोई भी चीज आगे कब बढ़ता है, आप बताइए कि मान लिया जाए कि हम जो है कि गांधी मैदान से पटना जंक्शन जा रहे हैं दोस्तों, गांधी मैदान से पटना जंक्शन, अब इसके बीच में जो है कि बहुत ज्यादा जाम है और हम बाइक से हैं दोस्तों, तो इसको जाने के लिए जो है कि बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों, तो भीड़ है तो हमारा स्पीड कम होगा कि नहीं, कम होगा। तो यानी हम कहेंगे कि भीड़ को हम कहेंगे यहां पर सांद्रता, भीड़ को हम कहेंगे सांद्रता। लेकिन दोस्तों मान लिया जाए कि हम पटना से गांधी मैदान जा रहे हैं, पटना जो है कि जंक्शन से हम गांधी मैदान जा रहे हैं और जो है कि भीड़ है ही नहीं दोस्तों, हम तुरंत चले जाएंगे, यानी कहेंगे ना कि विरल है, यानी कि सघन नहीं, घना नहीं है, भीड़ नहीं है दोस्तों, यानी कि सांद्रता कम है। तो जहां पर ज्यादा भीड़ होता है ना दोस्तों, उसको सांद्रता ज्यादा बोलेंगे, और जहां पर भीड़ कम होगा ना, उसे सांद्रता कम कहेंगे। यानी सांद्रता मतलब गाढ़ापन, और जो है कि कम सांद्रता मतलब गाढ़ा नहीं दोस्तों, गाढ़ा नहीं दोस्तों, याद रखिए। तो कहता है ना कि उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज हम जानते हैं, जैसे तापमान जो होता है दोस्तों, जैसे गर्मी जो होता है ना, वो गर्म चीज जो होता है वो ठंड की ओर बढ़ता है, लेकिन ठंड चीज गर्म की ओर नहीं बढ़ता है, गर्म चीज ठंड की ओर बढ़ता है। उसी तरीके से ज्यादा भीड़ वाला कम वाले भीड़ की ओर जाता है दोस्तों, तो वही हम कहेंगे कि अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता की ओर जाएंगे। तो कहता है कि विसरण, जब विसरण होगा दोस्तों, डिफ्यूजन होगा, फैलाव होगा दोस्तों, तो जब डिफ्यूजन होगा, विसरण होगा, फैलाव होगा दोस्तों, तो ये अधिक सांद्रता से ये कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाएंगे दोस्तों। पहला ही कथन सत्य है, तो बताइए कि जब पहला सत्य है तो तीनों असत्य होगा। आज ये दोस्तों 18 नंबर सवाल, 18 नंबर दोस्तों, आ जाइए। दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन दोस्तों, दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के वेग से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, यह है दोस्तों, यह है परमाणु, यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है दोस्तों, और यह है इसकी कक्षा, पहली कक्षा, और यह है दोस्तों दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में दोस्तों K, दूसरी कक्षा L, तीसरा M होता है दोस्तों, तो KLM ये हम जानते हैं। पहली कक्षा K, दूसरी कक्षा L है दोस्तों। तो कहता है ना कि दूसरी कक्षा अर्थात L की बात कर रहा है, तो कहता है कि दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग और पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होता है। पहली कक्षा का दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होता है दोस्तों, ये कम होता है। रट जाइए कि दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होता है दोस्तों, कम होता है। तो आप रट जाइए कि दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होता है। आइए दोस्तों, आज का सेकंड लास्ट सवाल दोस्तों, और देखते हैं कि सेकंड लास्ट सवाल आखिर क्या कहता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेकंड लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए। पेलेग्रा रोग कहता है दोस्तों कि पेलेग्रा, दोस्तों समझिए कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलेग्रा रोग जो होता है ना, यह एक बीमारी है, और ये किस बीमारी जो होता है ना, ये किस रोग से होता है, किस विटामिन से होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विटामिन B3 दोस्तों, विटामिन B3 से होने वाला जो रोग है दोस्तों, उसी को कहते हैं पेलेग्रा रोग। तो पेलेग्रा रोग जो है दोस्तों, विटामिन B3 की कमी से होता है दोस्तों, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है दोस्तों विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B3 पायरिडॉक्सिन। तो आप यहां पर यह भी लिख लीजिए पायरिडॉक्सिन दोस्तों, पायरिडॉक्सिन लिख लीजिए दोस्तों, फटाफट से स्टार मार्क
करके कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B3 पायरिडॉक्सिन, B3 पायरिडॉक्सिन। तो ये जो सवाल पूछा ना दोस्तों कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये जो है दोस्तों विटामिन B3 अर्थात पायरिडॉक्सिन। देखिए मान लीजिए कि यहां पर अगर विटामिन ना देता और पूछता ना कि किस विटामिन के रासायनिक नाम से बताइए कि किस विटामिन के रासायनिक नाम की कमी से होता है दोस्तों, तो हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। अब दोस्तों हम समझते हैं कि विटामिन B1 को हमने कहा कि थायमिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है दोस्तों, और इससे जो रोग होता है दोस्तों बेरी, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इससे रोग होता है बेरी। अगर विटामिन B1 से बचना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि पॉलिश किया हुआ चावल का सेवन ना करेंगे और मकई का सेवन ना करेंगे दोस्तों, मक्का का सेवन ना करेंगे, आप जो है कि स्किन डिजीज से बचे रहेंगे। आइए दोस्तों विटामिन डी, दोस्तों विटामिन डी कहता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, लेकिन बुढ़ों में यानी कि वृद्ध अवस्था में जो लोग चले जाते हैं उसमें होता है ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों। बात करते हैं विटामिन ए, दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इससे होने वाला डिजीज है दोस्तों रतौंधी। अगर आप रतौंधी से बचना चाहते हैं दोस्तों, आप जो है कि कौन से चावल का सेवन करेंगे, वो है चावल दोस्तों गोल्डन राइस चावल दोस्तों महंगा आता है, आप इसका सेवन करेंगे, आप जो है कि रतौंधी से बचे रहेंगे और विटामिन ए उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आज ये दोस्तों फिलहाल इतना ही, और आज का लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल लास्ट कैसा है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आ जाइए लास्ट सवाल दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है MR वैक्सीन दोस्तों। अब ये वैक्सीन है दोस्तों, आप तो नए नाम ही सुन रहे होंगे। MR वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। जैसे कोरोना हुआ दोस्तों, तो कोरोना में कोविड शील्ड आया, क्या है दोस्तों कोविड शील्ड वैक्सीन आया, तो उसी तरीके से ये पूछ रहा है ना कि MR वैक्सीन जो है ना किस रोग से बचाव के लिए। देखिए दोस्तों वैक्सीन जो है ना, जब किसी को रोग हो गया है तो वैक्सीन उसे बचा नहीं सकता है। हाँ फिलहाल किसी को बचा सकता है, अगर ज्यादा हो गया है तो नहीं बचा सकता है। वैक्सीन उसी को लगता है जिसको जो है कि रोग नहीं हुआ है और उस रोग से बचने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। जैसे हम लोग ने वैक्सीन लिया दोस्तों, कोविड शील्ड का वैक्सीन लिया, हम लोगों ने वैक्सीन लिया है, कोविड शील्ड लिया है कोरोना से बचने के लिए। तो सवाल है कि MR वैक्सीन दोस्तों, MR वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है, तो आप रट लीजिए दोस्तों कि M से होता है मीजल्स, M से होता है दोस्तों मीजल्स दोस्तों, M से होता है मीजल्स, और दोस्तों आर से क्या याद रखेंगे, रूबेला, आर से दोस्तों रूबेला। तो आप रट लीजिए कि मीजल्स को हिंदी में खसरा कहते हैं दोस्तों, मीजल्स को हिंदी में खसरा कहा जाता है, और ये रूबेला तो रूबेला है। तो पहला है कि MR वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है, तो कहेंगे कि M का मतलब मीजल्स अर्थात खसरा, और वैक्सीन जो है दोस्तों R का मतलब होता है रूबेला वायरस, और इसका मतलब है दोस्तों MR वैक्सीन का मतलब हम समझ गए हैं कि मीजल्स और रूबेला, मीजल्स एंड रूबेला यानी खसरा और रूबेला। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 में कहता है खसरा सत्य है, बी में कहता है रूबेला सत्य है, और सी में कहता है ए तथा दोनों। हम कहेंगे कि दोनों कथन सत्य है दोस्तों, ए तथा बी सत्य है, क्योंकि मीजल्स का मतलब होता है खसरा और रूबेला तो रूबेला है ही दोस्तों। बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को चेचक हो जाता है दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए, चेचक दोस्तों, चेचक को अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। एक होता है दोस्तों चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स अलग होता है जिसको छोटी माता कहते हैं दोस्तों, स्मॉल पॉक्स अलग होता है जिसको चेचक कहते हैं। देखिए भारत जो है ना दोस्तों, भारत चेचक से मुक्त 1977 में ही भारत चेचक से मुक्त हो गया। भारत जो है चेचक से 1977 में ही मुक्त हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों भारत जो है जो चिकन पॉक्स है अर्थात जो है छोटी माता से, इससे मुक्त नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए कभी कभी होते रहता है। तो आप इसे भी याद रख लीजिए क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में चेचक था। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।